वेलकम टू आवर चैनल वी मेक जीनियस। डियर फ्रेंड्स, आज हम आपके बीच में फिजिक्स से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं जो आपके किसी भी तरह के एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह यूनिट से रिलेटेड है, जिसे हिंदी में हम मात्रक कहते हैं। मात्रक से रिलेटेड आज के इस वीडियो में हम आपको बहुत सारे पॉइंट्स बताएंगे जो किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहले हम डिफिनीशन जानते हैं कि मात्रक का डिफिनीशन क्या होता है, एक यूनिट का डिफिनीशन क्या होता है। यूनिट को एक हम शॉर्ट वर्ड में अगर डिफाइन करते हैं तो किसी राशि के मापन के निर्देश मापक को हम मात्रक कहते हैं। ठीक है, इसको हम फिर से एक बार दोहराते हैं कि किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को हम मात्रक कहते हैं। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कि मात्रक कितने प्रकार का होता है। मात्रक हमारा दो प्रकार का होता है। पहला हमारा होता है मूल मात्रक, जिसे हम अंग्रेजी में फंडामेंटल यूनिट कहते हैं, और दूसरा हमारा होता है व्युत्पन्न मात्रक, जिसे हम डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। फंडामेंटल जो हमारा यूनिट होता है, इसके बारे में हम आपको बता दें कि फंडामेंटल उस मात्रक को कहते हैं जो पूरी तरह से स्वतंत्र होता है, वह किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, वह हमारा मूल मात्रक होता है। ठीक है, और उसी के साथ ही साथ अगर हम व्युत्पन्न मात्रक की बात करें तो व्युत्पन्न मात्रक, जिसे हम अंग्रेजी में डिराइव्ड यूनिट कहते हैं, वे सभी मात्रक, ठीक है, वह सभी मात्रक जो मूल मात्रक की सहायता से व्यक्त होते हैं। ठीक है, इसे आप समझने का प्रयास करें कि वह सभी मात्रक जो किसी मूल मात्रक की सहायता से व्यक्त होते हैं उसे हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में हम डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। इसके बाद इसी मात्रक की श्रेणी में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको बताते हैं कि जो सबसे लंबी दूरी मापने की जो इकाई होती है, ठीक है, बहुत लंबी दूरी मापने की इकाई जो होती है उसको हम किस मेजरमेंट से, किस मापक के द्वारा मापते हैं। जैसे कि छोटी दूरी मापने के लिए हम मिमी का प्रयोग करते हैं, मिमी के बाद हम सेंटीमीटर का प्रयोग करते हैं, फिर मीटर का प्रयोग होता है, उसके बाद किलोमीटर का प्रयोग होता है। ठीक है, लेकिन अगर उससे बड़ी इकाई हुई तो उसे मापने के लिए हम प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। ठीक है, प्रकाश वर्ष। अब यहाँ पे हम आपको बता दें कि एक प्रकाश वर्ष कितने बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि बहुत लंबी दूरी मापने के लिए किसका प्रयोग होता है, प्रकाश वर्ष का। ठीक है, ये हमारा प्रकाश वर्ष हो गया। अब हम आपको यहाँ पे बता दें कि एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है, कितने मीटर के बराबर होता है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर के। ठीक है, अब आप कल्पना कीजिए कि एक प्रकाश वर्ष में कितनी लंबी दूरी होती होगी। ठीक है, क्योंकि एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46, ठीक है, 9.46 गुणे 10⁻15। 10⁻15 का मतलब 10 इंटू 15 टाइम्स में जीरो होगा, उसका आप पूरा गुणांक करेंगे तो हमें एक प्रकाश वर्ष की दूरी ज्ञात हो जाएगी मीटर में। जो हमारा पांचवा पॉइंट है वह है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है। अभी तक तो हमने जाना कि मिलीमीटर, सेंटीमीटर, उसके बाद मीटर हमारा, फिर उसके बाद किलोमीटर। किलोमीटर की बात जब और बड़ी दूरी हुई तो उसे हम प्रकाश वर्ष के द्वारा नापते हैं। ठीक है, अगर उससे भी बड़ी दूरी हुई तो एक मानक होता है कि सबसे बड़ी दूरी जो नापी जाती है, सबसे बड़ी दूरी नापने की इकाई को हम पारसेक कहते हैं। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा, जो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है उसको हम पारसेक के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक पॉइंट तैयार होता है कि सबसे अत्यधिक दूरी मापने की, सबसे बड़ी दूरी मापने की इकाई क्या होती है, वो हमारा पारसेक होता है। इसके बाद हम आपको बता दें कि जैसे कि हमने यहाँ पे बताया कि एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर होता है, तो उसी तरह अब पारसेक की भी तो कोई इकाई होगी। उसके बारे में आपको बता दें कि एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है, 3.26 प्रकाश वर्ष बराबर हमारा 3.08 गुणे 10⁻16 मीटर। इसको हम एक बार फिर से आपको दोहरा के बता दें कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो होती है वह हमारी पारसेक होती है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष, और एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है, 9.46 गुणे 10⁻15। इसे आप ध्यान रखिएगा। और उसी तरह एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष, और उसके बाद इसे हम अगर मीटर में निकालेंगे तो 3.08 गुणे 10⁻16 मीटर। बल की सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है, बल का, फोर्स का जो सीजीएस पद्धति है, सीजीएस क्या मतलब क्या होता है, इसको हम आपको बता दें कि देखिए दो तरह के मात्रक बनाए गए हैं। पहला हमारा एसआई होता है और दूसरा हमारा सीजीएस होता है। एसआई और सीजीएस, सीजीएस का हमारा फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। ठीक है, तो यह सीजीएस कुछ अलग चीज नहीं है, इसे शॉर्ट में लिखा गया है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड की जो एक पद्धति बनाई गई है, उसका जो एक मात्रक बनाया गया है, उसी को हम सीजीएस के नाम से जानते हैं। तो हम आते हैं अपने पॉइंट की तरफ। बल की सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है, बल को सीजीएस पद्धति में उसका मात्रक, उसे किस मात्रक के द्वारा उसे मापा जाता है, तो उसे क्या नाम दिया गया है, वह है हमारा डाइन। ठीक है, बल की सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है हमारा डाइन। ठीक है, अब 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, इसको हम आपको बता दें। 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁻5 डाइन। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा कि 1 न्यूटन बराबर 10⁻5 डाइन होता है। इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा वर्क, कार्य। कार्य क्या होता है, कार्य की सीजीएस पद्धति में मात्रक
क्या होता है। जो सीजीएस पद्धति बनाई गई है वह वर्ग के अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो जो कार्य की सीजीएस पद्धति में मात्रक है उसका नाम है हमारा अर्ग, जिसे हम अर्ग कहते हैं। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या है हमारा, डाइन है, और उसके बाद कार्य के सीजीएस पद्धति में हमारा जो मात्रक है उसको हम अर्क नाम से जानते हैं, एवं यसाई पद्धति में इसी को हम जूल के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा 2 पॉइंट बनकर तैयार होता है। पहला कि कार्य जिसे हम अंग्रेजी में वर्क कहते हैं, कार्य की सीजीएस पद्धति में हमारा मात्रक है जिसे हम बोलते हैं अर्ग, और उसकी यसाई पद्धति में अगर हम कार्य का मात्रक क्या है वह हमारा जूल है। ठीक, अब हम यसाई पद्धति के बारे में आपको थोड़ा सा बता दें कि यसाई पद्धति के अंतर्गत जो मूल मात्रक है उसकी संख्या 7 है। ठीक है, यसाई पद्धति के देखिए यहाँ पे पॉइंट बनाया गया है। यहाँ पे हमने जितनी भी चीजें आपको पॉइंट में दिखाई गई हैं वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे आप बारी बारी से बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस पॉइंट के अलावा भी हम आपको बहुत सारी चीजें बताएंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसको हमने बोर्ड पे दर्शा दिया है। ठीक है, तो यसाई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या हमारी 7 होती है। अब मूल मात्रक क्या है उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दें कि मूल मात्रक हमारे 7 होते हैं, जिसमें हमारा पहला हो गया लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा ताप, पांचवा विद्युत धारा, और छठा हमारा हो गया ज्योति तीव्रता, और सातवां हमारा हो गया पदार्थों का परिमाण। ठीक है, अब हम इसमें आपको बता दें एसआई के भौतिक राशि है, जो हमारे 7 भौतिक राशियां हैं उसके हमारे मात्रक क्या हो गया एसआई के अंतर्गत, और इसके संकेत, इसके सिंबल क्या बनाए गए हैं इसके बारे में हम आपको बता दें। बारी बारी से इसे आप ध्यान से समझिएगा। अब इसमें हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है वह है हमारा लंबाई। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने 3 कॉलम बनाए हुए हैं। पहली हमारी भौतिक राशि, और इसके बीच में हमारा एसआई के मूल मात्रक। जैसे किसी भौतिक राशि का मूल मात्रक क्या हुआ और उसका मूल मात्रक तो हमने जान लिया, लेकिन उसे लिखने के लिए हम किस सिंबल का प्रयोग करते हैं, कौन सा सिंबल लगाते हैं जिससे हमें पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम उससे समझ जाते हैं कि इसका मात्रक यह है या इस चीज को यहाँ पे दर्शा रहा है। ठीक है, तो इसे समझने का प्रयास करें कि लंबाई, भौतिक राशि हमारी यहाँ पे हो गई लंबाई। लंबाई में एसआई में लंबाई का मात्रक क्या होता है जिसे हम मीटर कहते हैं। यहाँ पे आप समझने का प्रयास करें, जैसे कोई लंबाई हुई उसे नापने के लिए हम मीटर का प्रयोग करते हैं, और उसे सांकेतिक भाषा में यम या मी लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद हम अपने दूसरे पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि है द्रव्यमान। अब द्रव्यमान का जो एसआई मात्रक है वह हमारा हो गया किलोग्राम, जिसको अंग्रेजी में हम किलोग्राम कहते हैं, और इसका सांकेतिक जो हमारा सिंबल है उसे केजी या किग्रा में हम लिखते हैं। उसके बाद हमारा तीसरा आ गया समय। समय का एसआई मात्रक क्या हो गया हमारा सेकंड है, और सेकंड को हम किस तरह से दर्शाते हैं, सेकंड का सिंबल क्या है, इसको हम स्मॉल एस में लिखते हैं और हिंदी में से लिख के डॉट लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चौथा पॉइंट है ताप। अब ताप का एसआई मात्रक क्या होता है जिसको अंग्रेजी में हम केल्विन कहते हैं। ठीक है, केल्विन, ताप का एसआई मात्रक हमारा केल्विन हो गया, और इसको के से हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिए कि इसको के से प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद हमारा पांचवा पॉइंट है विद्युत धारा। विद्युत धारा का एसआई मूल मात्रक क्या होता है जिसको हम एम्पियर कहते हैं। ठीक है, एसआई का जो विद्युत धारा का एसआई मात्रक है उसको हम एम्पियर कहते हैं, और एम्पियर को ए से दर्शाते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा छठा है ज्योति तीव्रता। ठीक है, ज्योति तीव्रता जो हमारा छठी भौतिक राशि है, इसका एसआई मात्रक है हमारा कैंडिला। ठीक है, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक हमारा कैंडिला है। अब इसको दर्शाते किस तरह है, इसको हम सीडी लिखते हैं, सीडी या कैंड लिख के डॉट कर देते हैं, तो इससे हम समझ जाते हैं कि ज्योति तीव्रता का मात्रक है। इसके बाद हम अपने 7वें पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा पदार्थ का परिमाण। अब एसआई पद्धति में पदार्थ का परिमाण का मात्रक हमारा होता है मोल, और इसे सांकेतिक भाषा में इसका जो सिंबल बनाया गया है वह MOL या सिर्फ मोल हिंदी में लिख देते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और से उभर के सामने आती है कि ये तो हमारा जो हो गया एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या 7 है। 7 में भौतिक राशियां 7 हो गई हमारी। एसआई के मूल मात्रक जो 7 हैं उसका क्या हमारा मूल मात्रक है और उसका सिंबल हो गया। इसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट है, अगला जो इसमें पॉइंट बनाया गया है वह एसआई के संपूरक मूल मात्रक क्या होते हैं इसके बारे में हम आपको बता दें कि समतल कोण। ठीक है, इसी भौतिक राशि में हम देखते हैं एसआई के संपूरक मूल मात्रक होते हैं। ये तो हमारा ये जो हमारा ये पूर्ण है वो पूरक मात्रक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि संपूरक मात्रक क्या होता है, समतल कोण। ठीक है, इसमें जो हमारा पहला पॉइंट है समतल कोण, जिसका हम मात्रक एसआई के अंतर्गत उसे रेडियन कहते हैं। ठीक है, समतल कोण को रेडियन, और इसे हम किस सिंबल से दर्शाते हैं वह है हमारा RAD, जिसे हम रेड हिंदी में कहते हैं। अब ये तो हो गया समतल कोण, जिसे अंग्रेजी में हम रेडियन बोलते हैं। इसके बाद इसी में हमारा जो दूसरा पॉइंट है वह है हमारा घन कोण। घन कोण का एसआई पद्धति के अंतर्गत एसआई के मूल मात्रक का जो बनाया गया है उसका है हमारा स्टेरेडियन। ठीक है, यहाँ पे हमारा समतल कोण रेडियन और घन कोण में हमारा स्टेरेडियन हो गया। इसे शार्ट में हम SR के नाम से दर्शाते हैं। ठीक है, इसका हमारा जो सिंबल है वह SR के नाम से होता है।
अब हम आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता दें कि जैसे जो एसआई के जो मूल मात्रक हैं, एसआई के जो मूल मात्रक हैं उसमें कुछ परिवर्तन भी किए गए हैं। 2-3 ऐसे पॉइंट हैं जिनमें परिवर्तन किया गया है, उसके बारे में भी आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि एसआई के कुछ पुराने मात्रक को नए नाम और संकेत प्रदान किए गए हैं। ठीक है, इसे आप समझने का प्रयास करें कि एसआई के कुछ पुराने मात्रक को नए नाम व संकेत। अब इसमें जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है वह है हमारा ताप। ताप का हमने देखा कि यहाँ पे ताप का एसआई मात्रक क्या है, वह है हमारा केल्विन। अब यहाँ पे आप देखिए ताप का जो होता है एसआई मात्रक, इसको हम किसके अंतर्गत दर्शाते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड लिख के इसको दर्शाते हैं। यह तो हमारा पुराना हो गया। अब उसको नए में हम डिग्री सेल्सियस कहते हैं। ठीक है, डिग्री लगा के नीचे सी लिख देते हैं तो हमारा डिग्री सेल्सियस हो गया। इसे आप ध्यान रखिएगा कि ताप का जो पुराना सिंबल है उसे हम डिग्री सेंटीग्रेड कहते हैं, जिसे डिग्री लिख के हम सी लिख देते हैं, और लेकिन हम नए में उसको डिग्री सेल्सियस के रूप में दर्शाते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट है आवृत्ति। आवृत्ति का जो पुराना हमारा संकेत है वह है कंपन प्रति सेकंड, जिसे अंग्रेजी में हम CPS कहते हैं। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा कि कंपन को हम जो सांकेतिक जो उनका संकेत है उसे कंपन प्रति सेकंड या CPS कहते हैं, लेकिन इसे वर्तमान में बदल दिया गया है। लेकिन वर्तमान में जो है आवृत्ति को हम हर्ट्ज के रूप में दर्शाते हैं, जिसे हिंदी में हर्ट्ज कहते हैं, और अंग्रेजी में जो उसका सांकेतिक बनाया गया है उसे HZ लिख देते हैं। तो हम इससे समझ जाते हैं कि आवृत्ति के रूप में बताया गया है। इसके बाद हम अपने तीसरे पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा ज्योति तीव्रता। अब ज्योति तीव्रता में जो ओल्ड हमारा संकेत है वैसे हम कैंडल शक्ति कहते हैं। ठीक है, जिसको अंग्रेजी में हम C और P के नाम से दर्शाते हैं। ठीक है, ज्योति तीव्रता को हम कैंडल शक्ति कहते हैं, लेकिन उसे वर्तमान समय में हम या नया जो उसे सांकेतिक रूप प्रदान किया गया हुआ है हमारा कैंडेला। ठीक है, उसे हम कैंडेला कहते हैं, उसे शॉर्ट में हम CD के रूप में दर्शाते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि दोनों कॉलम आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम चलते हैं अपने जो इंपॉर्टेंट है, कभी कभार एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, तो इसके बारे में भी आपको बताना बहुत ही जरूरी है। इसके बारे में भी आप जानते रहिए कि 10 के विभिन्न घातों के नाम व प्रतीक। ठीक है, जैसे कि 10 घाते 1 हो गया, 10 घाते 2 हो गया, 10 घाते 3 हो गया, 10 घाते -1 हो गया, 10 घाते -2 हो गया, 10 घाते -3 हो गया। उसको हम क्यों लिखते हैं और उसका मतलब क्या होता है, इसके बारे में हमारा जो तीसरा कॉलम है इसको भी आप बहुत ही ध्यान से देखें। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ देखिए पॉइंट लिखा गया है कि 10 के विभिन्न घातों के नाम व प्रतीक। इसे आप ध्यान रखिएगा कि अगर 10 घात 1 आता है तो इसका मतलब हो गया, अब देखिए यहाँ पे हमने 3 कॉलम बनाए हुए हैं, 10 का घात और यह पूरे प्रत्यय जिसे हम प्रीफिक्स कहते हैं, और इसका हमारा सिंबल क्या हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा पहला पॉइंट है वह है हमारा 10 घाते 1, जिसे हम हिंदी में डेका कहते हैं। ठीक है, डेका। उसके बाद इसे हम स्मॉल लेटर में DA से दर्शाते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा जो दूसरा पॉइंट है वह है हमारा 10 घाते 2। इसे आप ध्यान रखिए कि 10 घाते अगर 2 पे कहीं पे होता है तो उसको हम हेक्टो कह सकते हैं। ठीक है, हेक्टो को हम स्मॉल h से दर्शाते हैं। इसके बाद हमारा जो तीसरा पॉइंट है वह है हमारा 10 घाते 3, जिसे हम पूर्ण प्रत्यय के रूप में किलो के रूप में दर्शाते हैं। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिए 10 घाते 3 अगर है तो वह किलो हो गया, और इसको हम स्मॉल k के रूप में दर्शाते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा हो गया 10 घाते 6। ठीक है, 3 के बाद यहाँ पे 6 है, अगर 10 घाते 6 लगा है तो वह हमारा हो गया मेगा, जिसको हम यम से दर्शाते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा हो गया 10 घाते 9, जिसे हम गीगा कहते हैं, और इसको हम G से दर्शाते हैं। और उसके बाद हमारा हो गया 10 घाते 12, उसको हम टेरा कहते हैं। ठीक है, एक चीज यहाँ पे आप ध्यान रखिए, यह हम धनात्मक है, यहाँ से 10 से 18 तक, 10 के घाते 1 से लेकर 10 से घाते 18 तक हम धनात्मक हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम अपने आते हैं 10 घाते 12, जिसे हम टेरा कहते हैं, उसको हम T से दर्शाते हैं। इसके बाद हम 10 घाते 15, 10 घाते 15 को हम पेटा कहते हैं, जिसको हम P से दर्शाते हैं। और उसके बाद हमारा आ गया 10 घाते 18, जिसको हम एक्सा कहते हैं, और उसे E से दर्शाते हैं। ठीक है, यहाँ तो हम बढ़ते हुए क्रम में है जो धनात्मक है। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा और एक्सा। ठीक है, इसको हम फिर से दोहरा दें, 10 घाते 1 मतलब डेका, 10 घाते 2 मतलब हेक्टो, 10 घाते 3 मतलब किलो, 10 घाते 6 मतलब मेगा हो गया, और 10 घाते 9 मतलब गीगा हो गया, और 10 घाते 12 मतलब टेरा, और 10 घाते 15 मतलब पेटा, और 10 घाते 18 मतलब एक्सा। ठीक है, हम अगर नीचे की तरफ चलते हैं तो यहाँ 10 के घात -1 है। ठीक है, तो 10 घाते -1 का मतलब हो गया हमारा डेसी, और इसको हम स्मॉल d से दर्शाते हैं। अब 10 घाते -2 का मतलब हो गया हमारा सेंटी, जिसे स्मॉल c से दर्शाते हैं। उसी तरह हमारा 10 घाते 3 जिसे हम मिली से दर्शाते हैं, और उसके बाद 10 घाते -6 इसे हम माइक्रो से दर्शाते हैं, और 10 घाते 9 जिसे हम नैनो कहते हैं, और 10 घाते -12 जिसे हम पीको कहते हैं, और 10 घाते -15 जिसे हम फेमटो कहते हैं, जिसे स्मॉल f से दर्शाते हैं। इसके बाद जो हमारा 10 घाते -18 है, इसको हम एक्टो कहते हैं।
हैं। अब यहाँ पे हमने देखा कि 10 घाते माइनस 1 डेसी हो गया, 10 घाते माइनस 2 इसे हम सेंटी कहते हैं, 10 घाते 3 माइनस मिली हो गया, 10 घाते माइनस 4 हमारा मैक्रो हो गया, और 10 घाते 9 हमारा नैनो हो गया, 10 घाते माइनस 12 हमारा पीको हो गया, और 10 घाते माइनस 15 हमारा फेम्टो हो गया, और 10 घाते 18 हमारा एक्टो हो गया। अब अगर ठीक उसी तरह हम उसको अगर घटते हुए क्रम में देखते हैं तो डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो और एटो। ठीक है, तो इस पूरे वीडियो में हमने मात्रक के बारे में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू हैं जिससे बहुत सारे एग्जाम्स क्वेश्चन में पुटअप होते रहते हैं उसके बारे में हमने आपको बहुत ही शॉर्ट में बहुत सारी डिटेल चीजें आपको बताई। ठीक है, इसलिए इस पूरे वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें। इस पूरे वीडियो में बहुत सारे पॉइंट्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको हमने कवर करने की कोशिश की है। तो उम्मीद है कि पूरा वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो फिर से मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में नए एनर्जी नए उत्साह के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद।